चलिए शुरू किया जाए। रोग का विषय है ना। कोई ऐसी कुंडली है आप लोगों के पास जिनको कोई रोग हुआ हो? ऐसे तो हर व्यक्ति के शरीर में कुछ न कुछ समस्याएं हैं ही हैं। आपके पास हो तो देखा जाए, नहीं तो कोनो बात नहीं, मैं लेता हूँ। हरिनारायण जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। रोग कई प्रकार से देखे जाते हैं, जिसमें से एक प्रकार आप लोगों को ही पता चला है। षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रह और उसके स्वामी, दो ही बात है ना। छठा, आठवां और 12वें भाव में, त्रिक भाव में बैठे हुए ग्रह से संबंधित या उसके स्वामी से संबंधित रोग होता है। ओ भैया बलाई आ गई कुंडली तो। बहुत सारी आ गई। अब हरिनारायण जी का भी ले लेते हैं व्यास जी, फिर आपका लेते हैं, पहले उनसे ही कमिटमेंट किया गया है ना। तो हरिनारायण जी का है 11/12/1995, 11/12/1995 और समय है 9:15 PM, 9:15 PM। और जन्म स्थान कहाँ है? व्यास जी आपका भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। स्लो बोल रहे हैं क्या? हाँ, आज थोड़ा धीरे बोल ही रहा हूँ। आवाज कम आ रही है क्या तिवारी जी? कोबरा, अच्छा कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा, कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़। चलिए कुंडली बना लेते हैं। अभी आप लोगों को दिखेगा या यहीं पे ब्लैक बोर्ड पे रहेगा तो अच्छा, ब्लैक बोर्ड पे ही देख लेंगे। ग्यारह दिसंबर 1995, 11 दिसंबर 1995। तुम लोग कैसे विलम्ब हो गए भैया आज? खाना खाता है, भोजन करता है। 9:15 PM, 9 PM। जन्म स्थान कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ आ गया। अच्छा, कोरबा मध्य प्रदेश में भी है। छत्तीसगढ़ में भी है। स्त्री पुरुष तिवारी जी? पुरुष। 11 दिसंबर 95, 9:15 PM, कोरबा। इस को क्या हो गया? पैसा मांग रहा है ससुरा। फ्री दे रहा था, पैसा मांग। चलिए खुल गया अभी। चंद्रमा, करक लग्न कुंडली, एक बार आप लोग भी बनाए होंगे कुंडली तो देख लीजिए अपने मोबाइल में। कुंडली आप लोग चाहे बना लीजिएगा, इसमें रोग निर्णय समझेंगे ना। उदाहरण जरूरी है। 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11। एक व्यक्ति को एक ही रोग होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना। एक व्यक्ति को कई रोग हो सकते हैं और समय समय पर रोग बदलते रहते हैं। तो ऐसा होगा, दशा, कोई भी फलादेश हम करते हैं तो उसमें दशा विशेष महत्वपूर्ण रखता है। दशा से ही हमें पता चलेगा कि इस समय उस व्यक्ति के साथ कौन सी परिस्थिति चल रही है।
बिना दशा का हम केवल ये मान लें कि यहाँ पर सूर्य बैठ गए छठे भाव में, तो सूर्य का छठे भाव में बैठना सूर्य से संबंधित रोक देगा, जैसा कि हमने पढ़ा है। सूर्य बैठे हों, यहाँ सूर्य बैठे या यहाँ सूर्य बैठे हों, या मान लो त्रिक भाव में 2-3 ग्रह बैठ गए, तब वो सब ग्रह जो है हमेशा रोग नहीं देंगे। जब उनमें से किसी की दशा या अंतरदशा आएगी तभी जाकर के वह अपना विशेष प्रभाव दिखाएंगे। अन्यथा हमेशा आप नहीं कहेंगे, किसी के छठे भाव में बैठे तो आप कह दो कि हड्डी खराब है तुम्हारी, उसकी पता चले सूर्य की दशा ही नहीं आई है, तो कैसे कह सकते हैं हड्डी संबंधित हृदय संबंधित रोग है। तो दशा बहुत महत्वपूर्ण होता है रोग देखने के लिए। कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है, पहले कुंडली बना लेते हैं फिर उस पर चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा महाराज लग्न में ही स्वगृही बैठे हैं, राहु बैठे हैं, ये अच्छी बात है। तृतीय भाव के राहु बढ़िया होते हैं, नवम भाव के केतु पूजा पाठ के लिए बढ़िया होते हैं, अष्टम भाव के शनि अच्छे होते हैं। अरे भैया छठे भाव के बुध हो गए, बुध छठे भाव में, गुरु छठे भाव में, मंगल छठे भाव में, शुक्र छठे भाव में, गुरु अस्त हैं, ठीक है, बुध भी अस्त हैं। बुध को खैर अस्त का दोष नहीं लगता है लेकिन है। मंगल मजबूत है, गुरु अस्त हैं, गुरु अस्त भी हैं और एक ही डिग्री के ही है मात्र। और सूर्य पंचम भाव में, और सारे ग्रह हो गए, सब ग्रह तो नीचे बैठे हैं। राहु और केतु, राहु तृतीय भाव के कन्या राशि के राहु बढ़िया माने जाते हैं। राहु 2-3 राशि में अच्छे होते हैं, एक तो मिथुन राशि में, कन्या राशि में, कर्क राशि में राहु अच्छे माने गए हैं, लेकिन कन्या और मिथुन राशि में तो विशेष है। कन्या राशि को तो राहु का स्वगृही राशि कहा जाता है। मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं और कन्या राशि में राहु स्वगृही होते हैं। वो मानते हैं स्वामी तो वहां के बुध हैं, कन्या राशि में बुध स्वगृही होंगे क्योंकि बुध वहां के स्वामी है, लेकिन राहु उस राशि को अपना मानते हैं, इसलिए कहा जाता है अगर कन्या राशि में राहु बैठे हो क्या कहा जाता है कि राहु स्वगृही है, जबकि राहु किसी राशि के स्वामी नहीं है, बस कहा जाता है कि राहु स्वगृही मानते हैं कन्या राशि में। और तृतीय भाव के राहु, तृतीय भाव के मंगल, तृतीय भाव के सूर्य अच्छे होते हैं। तो तृतीय भाव में राहु बैठे अच्छे साहसी पराक्रम बढ़िया बनाएंगे व्यक्ति को। अब हम रोग की बात कर रहे हैं, पूरा फलादेश नहीं करना, मात्र अपने को रोग बात करना है। इन चारों ग्रहों में से सबसे बलहीन ग्रह आपको कौन लग रहा है? सबसे बलहीन ग्रह कौन लग रहा है आप लोगों को? तिवारी जी, राधेश्याम, सपना जी, गौरव झा जी, गुरु जी, बनाते समय अगर समय का 2-4 मिनट का अंतर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 मिनट का समय का हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूरज उपाध्याय जी, हरिनारायण जी, बताइए सबसे बलहीन ग्रह कौन है इसमें? बुध भी अस्त हैं, बुध 5 अंश के हैं, मंगल 14 अंश के हैं, शुक्र कितने अंश के हैं? शुक्र 23 अंश के हैं। शनि महाराज स्वगृही हैं, शनि जो है 24 अंश के हैं, राहु केतु 29 अंश के हैं। चंद्रमा तो स्वगृही लग्न में बैठे बढ़िया है। ओ भैया चंद्रमा 15 अंश के हैं, 15 अंश मतलब युवा अवस्था के हैं। कोई भी ग्रह सम अथवा विषम किसी भी राशि में स्थित हो, यदि वो ग्रह 13 से 18 अंश के बीच में, तो क्या होते हैं? युवा अवस्था की। एक कॉमन चीज है युवा अवस्था के। तो इसमें मंगल युवा अवस्था के हैं। छठे भाव अगर किसी के मंगल बैठे हों, मित्र की राशि में हो, नीच आदि ना हो, अस्त ना हो, तब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। मतलब उस व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कम नहीं होती है, बीमार नहीं करते हैं अगर छठे भाव में मंगल बैठे हों। लेकिन छठे भाव मंगल बलहीन, नीच, अस्त आदि के होकर स्थित हों, पाप ग्रह के साथ स्थित हों, तब वो ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित समस्या देते हैं। अपने को इसमें 6 ग्रह को देखना है, 6 स्थिति में देखना है। पहले तो ये देखना है कि यहाँ के स्वामी कौन कौन है, त्रिक भाव के स्वामी। एक एक करके स्थिति बिल्कुल बकायदा देखेंगे, जैसे हम लिखे हैं उसी प्रकार से देखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। पहला पॉइंट षष्ठेश, दूसरा पॉइंट अष्टमेश, तीसरा पॉइंट द्वादशेश। यही लिखाए थे ना, इन तीनों भाव के स्वामी को देखना है पहले। तो षष्ठेश गुरु, अष्टमेश शनि, द्वादशेश बुध।
अच्छा, इत्तिफाक बड़ा वैसा है इसमें। इसमें देखिए कि तीनों के तीनों जो है तृक भाव में ही बैठे हैं। द्वादशेश बुध भी तृक भाव में बैठे हैं, षष्ठेश गुरु स्वयं उसी षष्ठ भाव में ही बैठे हैं, अष्टमेश शनि भी अष्टम भाव में ही बैठे हैं। विपरीत राजयोग का नाम बताया था आप लोगों को कि 6, 8, 12 भाव के स्वामी यदि इन्हीं भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। देखा जाए तो इसमें तीनों विपरीत राजयोग बन रहे हैं, तीनों के तीनों हर्ष सरल विमल तीनों राजयोग बन रहे हैं। राजयोग की बात अलग है, कोई भी राजयोग बनता है वो क्या है, वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन रोग होना अलग है, राजा को भी रोग होता है, अच्छे पैसे वाले को भी रोग होता है। तो रोग होना, अगर राजयोग है तो रोग नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। कई बार भ्रम हो जाता है, अरे यार ये तो राजयोग कारक है, ये रोग कैसे देगा। रोग होना, राजयोग कारक भी ग्रह रोग प्रदान कर सकते हैं। तो विपरीत राजयोग है वो बात अलग है। रोग के लिए हम देख रहे थे ये तीनों के तीनों ग्रह कहाँ बैठे हैं, तृक भाव में बैठे हैं। हम इनमें से हम ग्रह देखेंगे सबसे बलहीन ग्रह अपने को कौन दिख रहा है। देखिए बुध जो है, बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता, लेकिन बुध भी कम बलहीन नहीं है, 3-4 अंश के ही अस्त भी हैं, और वैसे मित्र आदि की राशि में भी नहीं बैठे हैं। गुरु तो फिर भी अपनी राशि में स्वगृही बैठे हैं, शनि तो अपनी राशि में है ही है, कुंभ राशि में। अष्टम भाव के जो शनि हैं वो व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं, ज्यादा दिन तक जीवित देते हैं। अगर यही शनि नीच आदि होते तो बहुत ही कष्ट होकर के मृत्यु होती, लेकिन इसमें ज्यादा स्वगृही होने के कारण ज्यादा कष्ट आदि नहीं देते, लेकिन आयु दीर्घ करते हैं। रोग की बात करें तो मुझे तो सबसे अधिक शंका जो हो रहा है वो बुध और गुरु पर हो रहा है। ये दोनों संबंधित रोग होने की समस्या ज्यादा हो सकती है। तो बुध से संबंधित रोग, अच्छा हाँ, अब दशा किसकी चल रही है ये बहुत मायने रखेगा। अब देखते हैं दशा, अगर मंगल की भी दशा चल रही होगी तो मंगल भी अपना कुछ प्रभाव देंगे। मान लो अभी गुरु की दशा ही ना चल रही हो, बुध की दशा ही नहीं चल रही हो, तो हम भले डिटेक्ट कर रहे हैं गुरु और बुध को, लेकिन प्रॉब्लम उसी से संबंधित होगी जिसकी दशा चल रही है, दशा और अंतरदशा चल रही है। तो दशा विशेष मायने रखेगा। दशा देख लेते हैं किसकी है। 2057 शनि बुध खत्म, शनि की महादशा में इनका जन्म हुआ, अष्टमेश के महादशा में जन्म हुआ, बुध के महादशा 14 तक रहा, उसके बाद केतु की महादशा 21 तक रहा, और केतु के बाद शुक्र की महादशा इस समय चल रही है 2021 से, शुक्र की महादशा 2021 से 41 तक। अब देखिए इत्तिफाक, शुक्र की महादशा 2021 से 41 तक। और अंतरदशा है फिर 24 ही लिख दिए। अब 41 है, मैं कटा। 2026 तक 25 से सूर्य की महादशा आई है, अंतरदशा। शुक्र में शुक्र ही पहले रहे, फिर सूर्य की आ गई इसमें। अभी सूर्य का चल रहा है 2026 के किस महीने तक है, 2026 के मार्च तक है, मार्च 2026 तक है। शुक्र में सूर्य का अंतरदशा है, सूर्य इनके पंचम भाव में बैठे हैं। धन भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना अच्छी बात है। पंचम भाव में बैठे हैं तो अगर ये इसमें कुछ पढ़ाई लिखाई भी करें तो कर सकते हैं, या संतान आदि का भी योग बन सकता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का दशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, और धन भाव के स्वामी भी ग्रह हैं। तो प्रेम आदि का भी हो सकता है, नए व्यक्ति मिलना जुलना भी हो सकता है, प्रेम मिलना भी हो सकता है। अगर हम रोग की बात करें तो शुक्र की महादशा, शुक्र इस कुंडली में जो है वो त्रिक भाव के स्वामी नहीं है, त्रिक भाव में बैठे भले हैं, तो हो सकता है कि शुक्र थोड़ा सा अपना रोग दे दे, क्योंकि त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, वो भी रोग भाव में छठे भाव में बैठे हुए हैं। और सूर्य का अंतरदशा है, सूर्य इनमें से किसी भाव में बैठे नहीं है, तो शुक्र अपना रोग दे सकते हैं। लेकिन शुक्र से पहले जब बुध की अंतरदशा आई होगी, 2014 तक बुध रहा ना, तो उस समय रोग इनको हो सकता है। तो बुध से संबंधित आप लोगों को रोग, आवाज कट रही है,
अच्छा ठीक है। अब ये तो एक प्रकार से आपने समझा है। अभी जैसे जैसे भी आगे बढ़ेंगे रोग में, तो राशि के आधार पर रोग होता है, अष्टम भाव के स्वामी के आधार पर विशेष रोग होता है। फिर आगे ये भी कहते हैं कि अष्टम भाव में कौन ग्रह सबसे बलवान बैठा है, वो ग्रह अपने संबंधित रोग देते हैं। तो अभी आगे आगे बहुत सारा ट्विस्ट आने वाला है इसमें। तो अभी तो समझ लीजिए बेसिक हमने अध्ययन किया है, ठीक है। अब हरिनारायण जी बताएंगे। हरिनारायण जी आप मत बताइए, पहले सभी लोगों को बोलने दीजिए कि आप लोग जितना मैंने अभी बोला या पढ़ाया, इससे पहले जो बताया उसको पढ़ पूढ़ के बताइए कि कौन सा रोग इनको हो सकता है, अभी की बता दीजिए, या नहीं हो सकता है। नॉर्मल ही जैसे हम लोग हैं, नॉर्मल रोग तो हर व्यक्ति के शरीर में है कुछ ना कुछ, कि ऐसे ही ठीक है। बताइए शुभम तिवारी जी, सूरज उपाध्याय जी, बिट्टू जी। सही पकड़ा है, नेत्र रोग हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों नेत्र के कारक हैं। हर ससुर गुप्त रोग। गुप्त रोग। नेत्र से संबंधित समस्या होने की है। तुम लोग और कोई रोग नहीं मिला, उल्टा सीधा बोलने लग गया। चलिए अब बताइए, पुरुष हो दया नेत्र जी, आप बताएंगे हरि नारायण जी, तब उस पर बताएंगे कि क्यों, कौन सा क्या है। किसका? शुक्र का? ऐसे थोड़ी ना, शुक्र इसमें रोग के कारक छठे भाव में बैठ जाने से रोग, सबसे खराब इसमें गुरु है कमजोर। लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित रोग होने की समस्या। हाँ जी, अगर सही कहा जाए तो रोग तो रहेगा इस कुंडली में, क्योंकि चार ग्रह अष्टम छठे भाव में, शनिचर अष्टम भाव में बैठे हैं, तो रोग तो है ही है शरीर में। हरिनारायण जी है कि चले गए महाराज? हाँ, पता चले हम इंतजार में रह जाएं। पहले स्क्रीन रोग था, और बुध के कारण ऐसा होता है ना। बिल्कुल जी, क्यों नहीं होगा। षष्ठ भाव से संबंधित रोग तो होना ही है, छठा भाव ही रोग का कारक है। देखिए इस कुंडली के अनुसार से पहले त्वचा से संबंधित रोग था, क्योंकि 2014 तक बुध की महादशा रही थी, और बुध त्वचा दोष विशेष कारक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी नेत्र रोग अभी है, नेत्र रोग अभी है। आशुतोष सही बोला है ना, क्योंकि शुक्र भी है और सूर्य भी है, दोनों आंख के कारक हैं, और सूर्य जो है शुक्र अष्टम भाव में बैठे भी हैं, तो ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट अपना दे रहे हैं। चलिए अब हम व्यास जी की कुंडली देखते हैं। व्यास जी कहाँ गए? तगड़ा रोग का कोई है आप लोगों के पास कुंडली? मेरे पास तो बहुत है, लेकिन अभी दिखाता नहीं। पाइल्स पित्त भी सूर्य के कारक नहीं, सूर्य ऐसे पाइल्स नहीं देते हैं, जब तक अष्टम भाव संबंध नहीं बनाएंगे तब तक पाइल्स वाली बात नहीं कहेंगे। व्यास जी, कुत्र गच्छतु भवान? आगच्छतु अतिशीघ्रम। कहाँ गए नितेश व्यास? व्यास जी का है 17/6/91। बनाइए कुंडली भैया सब लोग। 17/6/1991। टाइम 4:15 PM, 4:15 PM।
आज हमारे यहाँ आई थी वो द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू वह गधा मुर्मू, अच्छा जी भी लिखा था। कहाँ गई थी मितेश व्यास जी हैं क्या? वही तो बतावत है तिवारी जी, उसी पे तो चर्चा कर रहे हैं। कल लिखाए थे ना आपको कि छठे भाव में, आठवें भाव में, द्वादश भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं, उन ग्रह में से जो भी ग्रह तर्क भाव में हो, बलहीन हो, उनसे संबंधित रोग कहना चाहिए। अब देखिए त्वचा रोग क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि 2014 तक बुध की महादशा रही थी और बुध जो है छठे भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव के स्वामी भी हैं और अस्त भले दोष नहीं लगता, मात्र 4 अंश के भी हैं। वहां स्वगृही भी नहीं है, गुरु तहु स्वगृही है, बुध स्वगृही भी नहीं है बुध की गुरु की राशि में। तो त्वचा संबंधी रोग दिया था, है नहीं, क्योंकि दशा उसकी खत्म हुई, कष्ट खत्म कर दिया। अभी शुक्र में सूर्य चल रहे हैं, शुक्र भी छठे भाव में बैठे हैं, शुक्र नेत्र के कारक हैं। गुप्त रोग इसलिए नहीं दिए क्योंकि उतने खराब नहीं है, न ही नीच के बैठे हैं, न अस्त के बैठे हैं, न अल्प बाल या मृत अवस्था के हैं, तो इसलिए उतना विशेष दुष्प्रभाव नहीं देंगे। जिसकी दशा चलती है उसका उपाय करना चाहिए, जिसकी दशा चलेगी उसी का उपाय करनी चाहिए। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र देवी के उपासक है, जितना अधिक से अधिक हो सकता है देवी की उपासना करिए। मितेश व्यास जी नहीं है, और कोई है आप लोग कुंडली दिखाने वाले तो बताइए। लेकिन रोग के बारे वाला बताइएगा। बिट्टू जी का आ गया, ठीक है बिट्टू जी। अच्छा मितेश जी आ गए, मितेश जी आ गए, मितेश जी आ गए। शाहजहांपुर मतलब 4:15 PM 17/6/1991 MP शाहजहांपुर MP। चलिए बनाते हैं शाहजहांपुर MP। जून 17/1991। 4:15 PM। जन्म स्थान शाहजहांपुर मध्य प्रदेश। शाहजहांपुर है, ये शाह नहीं है, ये है शाह, शाहजहांपुर। चलिए कुंडली बनाते हैं। ससुर पैसा मांगता है, 109 रुपये मांग रहा। जुलाई 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, राहु इसके तृतीय भाव में है भैया। शनिचर इनके भी स्वगृह, परंतु वक्री हैं, बकरी हैं, परंतु बुध यहाँ है, अस्त हैं, सूर्य और केतु, यही तो गड़बड़ कर दिया। केतु 26 अंश, सूर्य 2 अंश, बुध भी 2 अंश के, मंगल नीच के हैं, शुक्र इन्हीं के साथ हैं, गुरु महाराज यहीं हैं, चंद्रमा महाराज यहीं हैं। चलिए इसी में प्रैक्टिकल भी आप लोगों को कराऊंगा। दशा चल रही है, इसमें आप लोग पहले बताओगे 2019 से 2029 तक चंद्रमा की महादशा है। अंतरदशा जो है वो 24 से 26 तक। बुध अंतर में बुध है, 26
मई 2026। अंतरदशा बुध का, महादशा चंद्रमा। चंद्रमा में बुध हैं इस समय। आप लोग बताएंगे। देखिए जी, सुजालपुर नहीं, शाजापुर आ गया था जी, शाजापुर ही था हमारा। दरअसल में गलत तो नहीं बना दिया, आ गया शाजापुर। चतुर्वेदी जी, करिए फलादेश, भागिए नहीं। उपाध्याय जी बोलिए कुछ, बिट्टू जी, मनीष जी, आप लोग 8-10 जने हैं कम से कम, आप लोग तो बोलिए। शाजापुर ही दिया हूं, शाजापुर ही आया है। बताओ क्या समस्या हो सकती है अभी। तुला लग्न की कुंडली है, बिल्कुल चतुर्वेदी जी, तुला लग्न कुंडली जस्ट आपके सामने है। बस आप लोगों को फलादेश करना है। अब इसमें मैं सब कुछ लिख दिया हूं। इसमें इस समय दशा भी बुध के महादशा में, सॉरी चंद्रमा के महादशा में बुध का अंतरदशा चल रहा है। इनके त्रिक भाव में कौनो कोई नहीं बैठे हुए हैं, तब अब अपने को इसके भाव के स्वामी को देखना है। त्रिक भाव में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं। देखिए 6, 8, 12 भाव इनका बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है त्रिक भाव। जब त्रिक भाव खाली है तो क्या देखेंगे, यहाँ के स्वामी 3 स्वामी हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं। गुरु, शुक्र और बुध हैं। इनमें सबसे बलहीन आपको कौन लग रहा है? एक उसमें से एक का चल रहा है। गुरु जो है इसमें उच्च के बैठे, तो मतलब ही नहीं बलहीनता का, ठीक है। गुरु तो बलवान है। शुक्र जो है इसमें कहाँ है, उसी में बैठे हैं मंगल के साथ, ये वाली शत्रु की राशि में बैठे हैं, तो ज्यादा वो नहीं है, सामान्य मान लो इसको तो आप, और बाद में बता देंगे, देख लेंगे। बुध जो है इसमें अस्त हैं, लेकिन स्वगृही बैठे हैं, और जैसा कि बताया कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता, लेकिन पाप ग्रह के साथ बैठने का दोष लगता है। तो बुध को आप रोग कारक मान सकते हैं इसमें भी, इस कुंडली में भी। वो बुध द्वादश भाव के स्वामी है। शुक्र जो है, शुक्र को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस समय शुक्र की महादशा नहीं चल रही है, इसलिए शुक्र अभी अपना इफेक्ट नहीं करेंगे। तो चंद्रमा के महादशा में बुध का अंतरदशा है, और चंद्रमा भी लाभ भाव में बैठे हुए हैं, दशम भाव के स्वामी हैं। बुध का अंतरदशा, बुध से संबंधित रोग कहा जा सकता है वर्तमान में। चंद्रमा से पहले किसकी दशा चल रही होगी? सूर्य की, तो सूर्य भी इसमें रोग के कारक नहीं दिख रहे हैं। पेट की समस्या होगी, मिश्रा जी कह रहे हैं पेट की समस्या होगी। गुरु है यहाँ पर दशम भाव में। बताइए सभी लोग, कारण बताते हुए फलादेश करना है कि ये कारण है इसलिए ये होगा, तब मजा आएगा ना, तब सभी को सीखने में भी आएगा, नया चीज पता चलेगा। अरे वरना देख तो रोग देख। अच्छा हाँ, बुध से संबंधित खजूली, गले, आवाज, मुख, दांत से संबंधित, चलिए ठीक है, वही बुध से संबंधित कह दीजिए अपने तो। मुख, दांत, बुध की दशा गले से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल ठीक है, बुध गले के भी कारक हैं। अब बताएंगे हमारे मितेश जी, बताइए मितेश जी, व्हाट्स प्रॉब्लम? पेट से प्रॉब्लम हो सकता है, खैर सूर्य केतु नवम या पंचम भाव में बैठते हैं, पेट से संबंधित देते हैं, लेकिन अभी आपको इतना बताया तो उसमें ही विशेष है।
जब भी सूर्य पंचम या नवम भाव में बैठे हों तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम कह सकते हैं, क्योंकि भाव के आधार पर नवम और पंचम भाव कोख और पेट आता है, इसलिए पेट की समस्या रहती है। देखो पेट की समस्या रहती है, बोल भी दिए मितेश जी। पेट की समस्या रहती है। ये बुध अपना रोग दे रहे हैं कि नहीं? बुध अपना कुछ इफेक्ट दिखा रहे हैं, आपको तो पता ही है मितेश जी बुध किसके किसके कारक है। चलिए बुध भी अपना इफेक्ट दिखा। देखिए जो पेट से संबंधित समस्या है ना, वो सूर्य और केतु दे रहे हैं आपको। लिखना चाहते तो लिख लीजिए, पंचम भाव या नवम भाव में सूर्य मंगल या केतु स्थित हो तो पेट से संबंधित समस्या रहती है। पंचम और नवम शनि की वजह से। मिश्रा जी शनि पंचमेश हैं और वहां चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इसलिए हाँ राहु केतु नीचे। पंचम और तू यार बच्चा है क्या? एक एक शब्द बता, सीधे सिंपल। पंचम या नवम भाव में सूर्य पाप ग्रह, सीधे लिख लो, पाप ग्रह स्थित हो तो पेट से संबंधित समस्या रहती है। लग्न को देख रहे हैं विजय जी, मैं समझा नहीं। शनि लगन को देखते हैं तो पेट से संबंधित समस्या देते हैं, ऐसा कहना है आपका? अच्छा जी, नहीं देखिए अमन जी, अभी बताया था आप लोगों को योग कारकता और रोग में अंतर है। योग कारक ग्रह रोग प्रदान कर सकते हैं, योग कारकता होना वो लाभ के लिए है और रोग होना वो अलग है मामला। वो विशेष होता है। मैं शनि वाला पहली बार सुना हूं, आजमाऊंगा फिर देखूंगा। अभी तो मुझे यही मैं कहूंगा कि इस कुंडली में जो समस्या पेट से संबंधित है सूर्य और केतु से संबंधित है, इसलिए है क्योंकि पंचम और नवम भाव पेट का कारक होता है। बाकी मिश्रा जी का जो बात है, शनि लग्न में देखें तो पेट से संबंधित समस्या होती है। अभी मैं नोट तो कर लिया हूं माइंड में, इसको मैं एक दो जगह अप्लाई करूंगा। अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है, सच्ची बोलो तो मैं पहली बार सुना हूं। चलिए जी, इसमें तो हो गए रोग के कारक हमारे सूर्य और। अच्छा एक चीज और बताता हूँ रोग के कारण, दूसरा नियम बताता हूँ। अभी तो एक ही नियम हुआ है ना, दूसरा नियम देखिए, लिखिए। ये तो पहले ही आप लोगों को बता रखा हूं, भावों से संबंधित अंग फिर से बता देता हूं, याद रहेगा। ये है सिर, मस्तिष्क, ठीक है, बाल, यह है चेहरा, मुख, दांत, आंख, ठीक। चेहरा यहां से भी देखा जाता है। और ये हो गया कान, हाथ, बाजू, एक ही बात है, कान हाथ बाजू। गला, ये हो गया हृदय,
ये हो गया पेट, नाभि, गर्भ, ये हुआ कमर, पेट यहां से भी देखा जाता है। ये हो गया गुप्तांग, ये भी भाव है, ये भी है गुप्तांग। कई लोग अष्टम भाव को भी गुप्तांग मानते हैं, गुदा मार्ग तो है ही है। नवम भाव हो गया जंघा, जांघ और पेट, यहां से भी देखा जाता है। यह हुआ घुटना और हुआ पीठ। ये हुआ घुटना, पिंडली, पिंडली समझते हैं क्या होता है ससुर कटा, एड़ी को पिंडली कहते हैं। तुम तो कोई फायदा नहीं तुम्हारा, इतना बड़ा चश्मा लगाए हुए है ससुर, कौनो फायदा नहीं। ठीक है जी, पिंडली हो गया क्या, ये एकादश भाव। और ये हो गया आंख, यहाँ से भी आंख देखा जाता है और हाँ, पिंडली जो होता है घुटने से, ठेहुना नहीं बोलते, घुटना, घुटने से नीचे का जो स्थान मांसल होता है, इसको दर्द करता है चलने वलने पे, फिल्ली जो भी कहते हैं। तो आंख और पिंडली, ये हो गया आपका क्या, भाव से। ये काल पुरुष का अंग बोला जाता है, क्या, काल पुरुष का अंग है ये। अब देखिए, षष्ठ और अष्टम भाव के स्वामी, षष्ठ और अष्टम भाव के स्वामी, आप तो सीधे समझ लीजिए त्रिक भाव के स्वामी, लिख लीजिए त्रिक भाव के स्वामी जिस भाव में स्थित हो उस भाव से संबंधित अंग में क्या देते हैं, रोग देते हैं। ये दूसरा नियम है, और भी दो तीन नियम नया लिखाऊंगा अभी आप लोगों को। घुटने से नीचे का पैर को पिंडली कहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है, नेम नोट अवेलेबल, एक से एक आईडी बनाते हैं भैया, नेम नोट अवेलेबल के नाम से आए हैं। कौन है, घुटने से निचले का भाग, नीचे का भाग। भोजन कम करिए, पेट सही रहेगा। हरि नारायण तिवारी जी कह रहे हैं मितेश जी को, मितेश जी कह रहे हैं जी तिवारी जी जैसा आदेश आपका। लिख लिए, घुटने से नीचे का भाग को पिंडली कहते हैं। अगर छठे भाव के स्वामी यहां बैठे हैं तो हृदय से संबंधित रोग कहा जा सकता है। कब, उनकी दशा अंतरदशा में, हमेशा नहीं, जब भी उनकी दशा अथवा अंतरदशा आएगी तब। अष्टम भाव के स्वामी जहां बैठे हुए उससे संबंधित रोग होगा। लेकिन इसके लिए भी आप देखोगे कि स्वगृही ना हो। अगर स्वगृही होते हैं तो अपने घर को खराब नहीं करेंगे। स्वगृही ना हो, नीच हो जाए, अस्त के हो जाए, या शत्रु की राशि में बैठे हों, उसको भी पाप ग्रह देखते हो, या पाप ग्रह के साथ बैठे हो। मान लो छठे भाव के स्वामी गुरु है, बैठ गए यहाँ पे आकर के, ठीक है, तुम तो सीधे कह दोगे गुरु की महादशा चल रही है, ये हृदय संबंधित या पेट से संबंधित समस्या देंगे। लेकिन यहाँ उच्च के हो रहे हो, स्वगृही हो रहे हो, मित्र की राशि में हो रहे हो, इनको कोई भी पाप ग्रह ना देख रहा हो, या ना ही कोई पाप ग्रह बैठा हो साथ में, ना ही कोई पाप ग्रह देख रहा हो, ना कोई पाप ग्रह साथ में बैठा हो, तब उतना ज्यादा रोग नहीं होगा, नॉर्मल दर्द वर्द करके रह जाएगा। लेकिन यहाँ के स्वामी गुरु या कोई भी ग्रह होकर के चतुर्भाव में बैठे हों और पाप ग्रह के साथ बैठे हों या नीच अस्तादि होकर के बैठे हैं, तब क्या कहेंगे कि भयंकर हृदय रोग होने की संभावनाएं हैं। आई बात समझ में।
हमारी बात आवाज आ रही है आप लोगों को? मितेश जी, मिश्रा जी, हमारी बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं? आप लोग बिल्कुल मौन धारण कर लिए, हम टेंशन आ जाते हैं। लवकुश जी महाराज, देख ऊपर कौन है भैया? देख नीरज ऊपर कौन है? कोई वो तो नहीं खोद रहा है? ऊपर देखा कौन है? कुछ पराशर जी, अब तो बोल गए सब लोग। चलिए अब आगे एक चीज और बताता हूं। अब ये तृक भाव से हट जाइए, अभी तक तृक भाव पे ही थे, तृक भाव से हटिए। अगला पॉइंट, जिस भाव में दो या दो से अधिक पाप ग्रह स्थित हों, उस भाव से संबंधित अंग में समस्या होने की संभावनाएं रहती है। तीसरा, जिस भाव क्या क्या कर रहा? बात कर रहा क्या कर रहे थे? पता नहीं क्या कर रहे, ठोक काहे रहे थे? जिस भाव में कोई भी ग्रह नीच या अस्त आदि होकर स्थित हो, तो उस भाव से संबंधित अंग में समस्या होती है। शुक्र की महादशा अभी हरिनारायण तिवारी जी चल रही थी, जिनके कुंडली में, आपकी कुंडली हो या जिसकी हो, वो जो हम लोग बनाए थे कोरबा की कुंडली, अभी उनको मधुमेह से संबंधित समस्या भी हो सकती है, शुगर आदि संबंधित, तो ध्यान रखिएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि मंगल भी ब्लड से संबंधित समस्या देता है, और उसमें मंगल भी छठे भाव में बैठे थे और शुक्र भी छठे भाव में बैठे हैं, तो मधुमेह हो सकता है, जो दीर्घकालीन रोग है। तो हाँ, थोड़ा सा जिम फिम करना स्टार्ट करिए, मेहनत करना स्टार्ट करिए, ठीक रहेगा। हाँ, नहीं तो मधुमेह हो गया तो गड़बड़ी आ जाएगा। मैं दिल्ली आऊंगा फिर व्यवस्था कौन करेगा? क्या बना था? क्या बना, क्या था? शनि से क्या बना था? शनि ज्यादा रोग दे सकता था उसमें। कह रहा है संयोग बना था, वो दूसरा चीज बोल गया तुम। उसके हाँ, जाइए फिर। अगर कोई ग्रह अस्त हो तो उसका दान तो करवा सकते, नहीं तो उसका जाप करवा सकते हैं। अगर कोई ग्रह अस्त हो तो उसका दान करवाना नहीं चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, जप करवा सकते हैं उसका। अस्त ग्रह का दान नहीं किया जाता है, बड़े बड़े ज्योतिषी ऐसा बोलते हैं, बट मैंने कहीं सिद्धांतिक रूप से पढ़ा नहीं है। अस्त ग्रह जो भी हो कुंडली में, उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान नहीं करना चाहिए।
ऐसा बड़े बड़े ज्योतिषी बोलते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब आदि पर। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ना ही उन्होंने प्रमाण बताया आज तक, ना ही मैंने कहीं सिद्धांतिक पुस्तक में पढ़ा है। चलिए जी, ये दोनों बात आ गई समझ में। अब बिल्कुल सटीक बैठेगा, कभी आप इससे संबंधित फलादेश करिएगा, बहुत सटीक बैठता है। फिर राशियों से संबंधित अंग होता है। हाँ, राशियों से संबंधित भी अंग होता है। अष्टम भाव में, छठे भाव में जो राशि हो, उससे संबंधित भी रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन वह मैंने मृत के हो, तो यदि कोई ग्रह मृत और बाल्य अवस्था, मृत अवस्था और बाल्य अवस्था के ग्रह ज्यादा अपने संबंधित अशुभ नहीं करते हैं। यदि स्वगृही आदि हो जाते हैं खराब नहीं होते हैं। मृत और बाल्य ग्रह जो होते हैं वो अशुभ नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं। अशुभ कौन होते हैं? जो ग्रह अस्त होते हैं वो अशुभ होते हैं, और जो ग्रह नीच के होते हैं वो अशुभ माने जाते हैं, अपने संबंधित अशुभ फल प्रदान करते हैं। और जो ग्रह बाल्य अथवा अमृत अवस्था के होते हैं। अवस्थाएं कैसे निर्धारित होती है? डिग्री से। 0 से 6 अंश के कोई ग्रह हो या 24 से 30 अंश के बीच में कोई ग्रह हो, तो उनको बाल्य अथवा अमृत अवस्था के कहेंगे। तो जो मृत आदि अवस्था के ग्रह होते हैं, मृत या बाल्य अवस्था के ग्रह, वो बलहीन होते हैं। और बलहीन ग्रह हो सकता है आपके लिए अच्छा भी हो, भले ही उसके शरीर में दम नहीं है, लेकिन आपके लिए खराब नहीं कर सकता है। तो खराब नहीं करेगा तो बढ़िया भी नहीं करेगा, ऐसा है। नीच के ग्रह का दान करना चाहिए, कर सकते हैं। नीच ग्रह का दान किया जा सकता है। चलिए एक चीज और नया चीज बता देता हूं रोग के लिए, अभी तक किसी बैच में नहीं बताया हूं। किस रोग से मृत्यु होगी? रोग से मृत्यु होगी, लिखिए। अष्टम भाव में स्थित ग्रह अथवा अष्टम भाव को देखने वाले ग्रह से संबंधित रोग से मृत्यु हो सकती है। त्रिक भाव के स्वामी का दान किया जा सकता है। अथवा अष्टम है, उर्दू नहीं है। अष्टम भाव में बता ही दिया आपको। इसमें राहु केतु का नहीं लिखा है, राहु केतु अष्टम भाव हो तो लिख लीजिए। राहु या केतु अष्टम भाव में हो तो वाहन, रेल आदि
दुर्घटना विषैले जंतु से एवं कोढ़ आदि से मृत्यु हो सकती है। पागलपन भी देते हैं, पागलपन या भूत प्रेत बाधा से भी मृत्यु हो सकती है। राहु केतु का भी नहीं लिखाए थे ना, शनि तक ही लिखाए थे आप लोग। अरे नहीं उपाध्याय जी, कोई बात नहीं, उसकी दशा अंतरशा में थोड़ा बहुत कष्ट देगा। मृत्यु ऐसे थोड़ी देगा, मृत्यु तब देगा जब आपकी आयु खंड पूरी हो जाएगी। आयु खंड क्या होता है, अगले बैच में आप लोगों को आयु खंड बताएंगे, आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। ओके, टॉपिक निर्धारित हो गया अगले कक्षा का। अभी मैं क्या बताऊं तिवारी जी, आई एम सो बिजी अभी जस्ट नाउ। आयु खंड का विचार, अल्पायु, दीर्घायु, मध्यायु, अगले बैच में आयु खंड का विचार किया जाएगा। आयु खंड का देखिए, मान लीजिए किसी के अष्टम भाव में केतु स्थित हैं, जैसे उपाध्याय जी ने बताया कि मेरे अष्टम भाव में, चश्मिश महाराज देखो यार, मेरे अष्टम भाव में केतु हैं, तो इसका मतलब इनकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, दुर्घटना आदि में हो सकता है, कोढ़ से हो सकता है, विषैले जंतु आदि से हो सकता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इनकी उम्र, जब अभी ये उम्र है इनकी 40-45 साल, ठीक है, जब इनकी उम्र जन्म से 45 साल में, अभी तक कभी न कभी तो केतु की दशा तो आई ही होगी, महादशा नहीं आई हो तो अंतरदशा आई होगी, तब ये फल देते, अभी तक तो मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी मृत्यु के कारक ग्रह अपना फल तभी देते हैं जब आयु खंड में आए हो, अर्थात सबसे पहले ये विचार करने से पहले आयु खंड का विचार, जहां मृत्यु की बात आएगी वहां पर पहले आयु खंड का विचार किया जाएगा कि आयु खंड किसका है, मतलब आपकी आयु क्या है। यदि कोई व्यक्ति की आयु खंड अल्प है, आयु खंड 3 प्रकार का होता है, थोड़ा सा बता देता हूं अगले बैच के लिए। 3 प्रकार का आयु खंड होता है, अल्प, मध्य और दीर्घ। अल्प, मध्य और दीर्घ। अल्प आयु मतलब होता है जन्म से लेकर के 32 वर्ष तक, इसके बीच में कोई मृत्यु हो जाती है, क्या कहेंगे, वो व्यक्ति अल्पायु मर गया। 33 से लेकर के 64 वर्ष तक की आयु वाला व्यक्ति अगर कोई है, वो कहेंगे कि मध्य आयु है। इसके बीच में किसी की मृत्यु होती है तो मध्य आयु में। 65 से लेकर के 96 वर्ष के आयु तक कोई मृत्यु होती है, कहेंगे दीर्घायु मृत्यु हुई, ठीक। अब कोई व्यक्ति दीर्घायु वाला है, अर्थात 65 से लेकर के 96 वर्ष के बीच में उसकी मृत्यु होने की संभावना है, और मार्केश की या अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा 40 वर्ष की उम्र में आ रही है, आ सकती है, कभी भी आ सकती है कोई भी दशा, तब उस 40 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आयु खंड तो उसका दीर्घ है, और 40 वर्ष में थोड़ी दीर्घ आयु पूरा हो गया, तब उस समय थोड़ा बहुत कष्ट होगा। वो दशा आएगा तो अपना प्रभाव तो देगा ही, लेकिन मृत्यु नहीं देगा, बस ऐसा ही है। तो लेकिन फिर भी उपाध्याय जी आपको अष्टम भाव के केतु जिनके जिनके हों, विषैले जानवर आदि से बच के रहना चाहिए। तब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली कक्षा में। नैसर्गिक मैत्री चार्ट तो मैं आपको पहले भेजिए ही देता हूं। तुम लोग लिखे हो नैसर्गिक मैत्री, है कॉपी लाए हो? लाओ। किस ग्रुप पे है आप?
आप दीपाली जी हैं क्या? नेम नॉट अवेलेबल। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हरि नारायण जी, आप पे हम पूर्ण रूप से ध्यान दिए हुए हैं, चिंता नहीं करिए। जय जय श्री राधे। दीपाली जी एक बार बता दीजिए कि